So sometimes your emotional capital has to be translated into intellectual capital and vice versa. So that is one of the ways to overcome this validation issue. भवदीप जी, आपने कुछ इसको लेकर एक्सपेरिमेंट एजीवीपी में किए हैं कि हाउ टू गेट दिस एथिकल एंड वैलिडेशन इश्यूज रिजॉल्व्ड, एंड व्हाट आर द वेज डू यू थिंक दैट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स कैन मेक इट, जो उसको और ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाए उस रिसर्च को? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैदान तो फुटबॉल का है, उसमें हम कहेंगे कि हम कबड्डी खेलेंगे तो चलेगा नहीं, फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सीखने पड़ेंगे। आगे जाकर आप कबड्डी के मैदान में उसको ताकत बनाकर कन्वर्ट करो तो अच्छी बात है, लेकिन आयुर्वेदा वालों को तो अभी तो यही नॉर्म्स है। तो आपने उसके लिए कुछ एजीवीपी में ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं क्या? जी, एक सौभाग्य ऐसा रहा कि कोरोना के वक्त आयुर्वेद मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आयुष को पीआई के नाते मुझे एक एथिक्स कमेटी के सामने प्रस्तुत करना हुआ कि ये आयुर्वेद की औषध है और इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ओनली एलोपैथी मेडिसिन, एलोपैथी प्लस आयुर्वेद मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड। तो अहमदाबाद की जो पुरानी वीएस हॉस्पिटल और अभी की जो एसवीपी सरदार पटेल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये मैंने किया, और 16 सिविल में जीएमईआरएस में भी हमने आयुर्वेद मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल वहाँ पे किया। वहाँ पे एथिक्स कमेटी को मुझे फेस करना हुआ। तो एथिक्स कमेटी जब आयुर्वेद औषध के बारे में कोई ऐसी बात आती है तो वो आयुर्वेद के एक्सपर्ट को इनवाइट करती है, और उनके प्रश्न इतने धारदार होते हैं कि आपका उत्साह ऊर्जा बढ़ते हैं कि आपके जितने कठिन प्रश्न आयुर्वेद उन सबके उत्तर और समाधान आपको देता है। और ये प्रश्न जब होते हैं, अगर वो उत्सुकतावश और जिज्ञासावश है तो उसका 100% समाधान उनके मन में होता है और वो आश्वस्त होते हैं। एथिक्स कमेटी का काम ये होता है कि पेशेंट का अहित ना हो किसी भी तरह से, क्योंकि ट्रायल करना है, परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन निश्चित अहित नहीं हो रहा, यह देखना एथिक्स कमेटी का दायित्व होता है। और उसके लिए उनके प्रश्न होते हैं जो कि वैलिड होते हैं। जब उन प्रश्नों का शास्त्रोक्त पद्धति से हम बात करके उनको समाधान देते हैं, आधुनिक मानस को भी लॉजिक और रैशनल बुद्धि में एक तर्क आता है, और तर्क का भी समाधान अगर तर्क से मिल जाता है तो फिर उनके लिए विरोध करने का कोई दायरा नहीं बनता। तो ऐसे एथिक्स कमेटी भी आयुर्वेद औषधियों को स्वीकार करता है कंपैरेटिव स्टडी में एज एन एडजुवेंट थेरेपी। तो ये मेरा अनुभव रहा, और एसजीबीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल में भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स आयुर्वेदिक मेडिसिन के किए हैं, और उनके हमने जो WHO रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मॉडर्न के हिसाब से जो प्रोटोकॉल बने हैं, उनके रेफरेंस लेके भी सेफ्टी और एफिकेसी के ट्रायल्स हमने वहां पे किए, जो कि बहुत सफल रहे। तो अगर एथिक्स कमेटी का मानस पेशेंट के हित में है तो ये बात सरल हो जाती है। दूसरा, प्रफुल्ल जी, मेरे मन में एक अभी चर्चा के दौरान ही एक विचार आया। हम भारतीय रेलवे में जब जाते हैं तो वहां पे शौचालय के 2 प्रकार होते हैं, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल। भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सफल नेटवर्क है। वहां पे शौच क्रिया की 2 पद्धतियों के विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन कितने 5 स्टार होटल में आपको यह विकल्प मिलेगा? कितने एयरपोर्ट पे आपको यह विकल्प मिलेगा? तो ये जो जनमानस है, जिनका चिकित्सा से क्षेत्र से लेना देना नहीं, वास्तुकला के है, आर्किटेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजाइनर्स है, लेकिन उनके मन में भी ये है कि हाँ, वेस्टर्न मेथड वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंडियन स्टाइल के लिए बोल दिया तो वो हमारे इकोसिस्टम में, इंफ्रा में, माइंडसेट में, बजट में, परमिशंस में फिट नहीं होता। तो हुआ ये कि भारत की आयुष पद्धति का पहला आयुष मंत्रालय बना कब? आजादी के, स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद 2014 में। और तब से ये बात यथा राजा तथा प्रजा, प्रजातंत्र में वैसे ही क्रम पहले से शुरू होता है, यथा प्रजा तथा राजा, लेकिन बाद में जब राजा स्थापित हो गया देन यथा राजा तथा प्रजा। तो आज पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा भी हो रही है। ये सच में बड़ा ही शुभ संकेत है कि हम भारत के और विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट जितनी भी स्थितियां हैं
उन सभी को संकलित करके आगे लेके जाने के लिए आज मानस तैयार है, मतलब समाज भी तैयार है और चिकित्सा क्षेत्र के सभी लोग भी तैयार है। तो दूसरी पथी के बारे में अगर कोई किसी से चर्चा करता है तो पहला तो प्रतिभाव हमारी ओर से यह होता है कि आप उनके एक्सपर्ट से पूछिए। ये प्रफुल्ल जी कई बार प्रश्न आता है, चिकित्सा के लिए आते हैं और ब्लड शुगर में इंप्रूवमेंट आया तो पेशेंट के मन में रहता है, सर मैं शुगर की दवाई जो 10 साल से ले रहा हूं वो बंद कर दूं क्या? फिर मैं पूछता हूं कि आपको शुरू किसने करवाई? बोले हमारे एक्सपर्ट ने। ये आपको उन्हीं से जाके उनके सलाह से ये कार्य करना चाहिए। आपके रिपोर्ट में शुगर ज्यादा आया और इसके लिए आपकी चिकित्सा चल रही थी, अनकंट्रोल था, फिर आपने आयुर्वेद शुरू किया, अब ये बेटर होने लगा, तो आप उनको भी जोड़िए। वो भी तो आपके हित में ही निर्णय लेंगे कि अगर औषध की आवश्यकता कम है तो वो उसकी मात्रा कम करेंगे। फिर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ये परिणाम मिला तो एलोपैथी डॉक्टर इसका खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। पेशेंट के माध्यम से वो संवाद करते हैं कि सर अच्छा है, इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, मैं अपना डोज कम कर रहा हूं, आपकी थॉट प्रोसेस इसमें क्या थी? ये जिज्ञासा, मतलब व्यक्ति भले एलोपैथी डॉक्टर बन गया लेकिन उसको याद रहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, इस राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है, मेरे दादा परदादा उनके परदादा को जब स्वास्थ्य की समस्या हुई थी तब इसी आयुर्वेद की वजह से वो स्वस्थ रहे, जीवित रहे और ये वंश परंपरा से आज मेरा जन्म हो पाया। उनके भी गर्भ संस्कार के प्रयोग हुए होंगे, उन्होंने के दादा ने सुवर्ण प्राशन लिया होगा। तो आयुर्वेद के प्रति ये ऋण तो आज सभी नागरिक का है, लेकिन ये भावना जब उनके मन में जागृत होती है, मानस में जागृत होती है, तब ये सारी स्थिति पेशेंट के हित में हो जाती है और होलिस्टिक हेल्थ का स्वागत करने के लिए आज मुझे लगता है कि भारत तैयार है।